अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है यूज ऑफ टर्जिटी इन प्लांट्स। ये आपकी बुक में गिवन भी है इस वाले टॉपिक को, और ये कुछ पॉइंट्स मैंने वहां से निकाले हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि टर्जिटी का यूज क्या होता है, यानी जो ये सॉलेनस होती है या सॉलन हो रहा है प्लांट, उसका यूज क्या होता है प्लांट को, या क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आता है बेटा 2-3 मार्क्स में, तो आप ये फैक्टर्स आप लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड। एक्सप्लेनेशन नहीं आता अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। अगर पहला वर्ड की मैं बात करूं, पहला स्टेटमेंट की बात करूं, क्या दिया बेटा, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यू विच प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप टू द प्लेन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग ऑफ सॉफ्टर ऑर्गन्स। प्रोवाइड्स रिजिडिटी, ठीक है, ये मैंने आपको चीजें जो बताई थी कि किसी भी जनरल सेल का जो शेप होता है बेटा, उसके अंदर फिल्ड साइटोप्लाज्म की वजह से या सेल सैप की वजह से होता है। तो जितना ज्यादा हम सेल सैप देंगे उतना ज्यादा फिक्स उसका शेप होगा। ठीक है, बात समझे। तो इसका मतलब जो टर्जिटी है उसी की वजह से ही किसी सेल का एक प्रॉपर शेप डिसाइड होता है। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म भरा रहेगा तभी तो सेल एक यूनिक शेप में रहेगा ना। अगर वो मटेरियल निकाल दिया जाए तो सेल का शेप डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। ठीक है, और हर एक सेल की एक कांस्टेंट टर्जिटी होती होगी कि भाई ये सेल इसी शेप में रहेगा, कांस्टेंट वाला। हाँ, कंडीशन चेंज होने पर वो शेप चेंज करता होगा, लेकिन अगर एक कंडीशन आइडियल रखी जाए, मतलब 100% वही कंडीशन रखी जाए, तो सेल अपना शेप चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आई। ठीक है, यानी टर्जिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। टर्जिटी की वजह से जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें रिजिडिटी आती है, यानी एक हार्डनेस आती है। समझ में आया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, रूट प्रेशर इन रूट हेल्प्स द रूट टिप टू बिकम रिजिड ड्यू टू टर्जिटी। ओके, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है रूट प्रेशर का। एक्चुअली रूट प्रेशर आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसपिरेशन वाले में। इसमें थोड़ा सा रूट प्रेशर मैं आपको बता दूं यहां पर। तो क्या होता है, द प्रेशर exerted by root to throw water upward is known as root pressure। ठीक है, वो प्रेशर जो रूट थ्रो करती है वाटर को, जिसकी वजह से रूट ऊपर वाटर थ्रो कर सकती है, उस प्रेशर को आप रूट प्रेशर कहते हो। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं कि सपोज करिए सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है, ये सेल डी है जो रूट के पास में है, ये रूट है। ठीक है, और ये ऊपर का टॉप मोस्ट सेल है। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया, आप इसको वर्टिकली समझना थोड़ा सा। ठीक है, अब होता है क्या है, रूट के इस सेल ने वाटर का इनटेक किया। तो जब वाटर का इनटेक किया तो एक एक्सटेंट तक के तो वाटर लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उस लिमिट के ऊपर वाटर जाएगा तो अब सेल क्या होना शुरू होगा, टर्जिड होना शुरू होगा। ठीक है, बात समझे। अब प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल है तो एक लिमिट तक की तो आएगा, क्योंकि उसका फिर डब्ल्यूपी रोकेगा ना उसको ब्लास्ट होने से। यस और नो भाई, एक लिमिट तक के फिर डब्ल्यूपी आगे काम करने लगेगा ना। तो अब डब्ल्यूपी जब काम करने लगेगा, यानी अब सेल ये आगे स्ट्रेच नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने इस वाटर को जो उसके एडजेसेंट सेल है उसको ट्रांसफर कर देगा। बात समझे, मतलब एक लिमिट तक के तो वो बिल्कुल बता दे रहा बेटा, सुनो 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 सुनो। एक सेल, सपोज करो मैं सेल नंबर 1 हूं, तो मैंने एक लिमिट तक वाटर ड्रिंक किया, करता गया करता गया करता गया करता गया, एक लिमिट हो गई ना मेरी। लिमिट में आने के बाद अब मेरा साइज बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, साइज बढ़ेगा क्यों, क्योंकि मेरे अंदर वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही धीरे धीरे। चलो, उसको भी एक बार ओवरकम किया गया, टीपी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसके ऊपर उस लिमिट तक बढ़ेगा जब जहां तक डब्ल्यूपी उसका इक्वल हो जाएगा। अब टीपी और डब्ल्यूपी जैसे इक्वल होंगे, तो अब बताओ क्या सेल अपना साइज इंक्रीज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अब जब साइज इंक्रीज नहीं करता, लेकिन वाटर अभी भी इंट्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, अपने उस वाटर को आगे पुश कर देगा नेक्स्ट सेल में। ठीक है, अब ये चीज इसमें भरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो जब इसमें भरेगी तो वो और आगे जाएगा, उससे फिर और आगे जाएगा। हालांकि ये प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता, ये समझ लो कुछ उस तरह से है कि जैसे आप देखते होगे कि किसी फील्ड में एक जैसे एक कमांडिंग ऑफिसर था कि उसने क्या किया, एक फील्ड थी, एक फुटबॉल की फील्ड थी, तो उसके एक साइड पर आपने मूवी देखी होगी गोल्ड, उसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि गोल्ड मूवी में एक फील्ड थी हॉकी वाली, तो उसके एक साइड पर ब्रिक्स रखे थे खूब सारे। ठीक है, तो उनके प्लेयर से बोला गया बेटा जितने भी ये ब्रिक्स रखे इनको उठा करके दूसरी साइड ले जाना है।
ठीक है, और मुझे 1 घंटे के अंदर पूरा काम चाहिए। तो सारे पेयर्स उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, और उन्होंने कहा जो सबसे पहले खत्म करेगा वो कैप्टन बनेगा या कुछ उसको मिलना था। तो वो क्या किया, एक एक ब्रिक लेके गए, दौड़ के जाए, दूसरा साइड पे रख के आए, फिर जाए, फिर रख के आए। तो इस तरह से क्या हो रहा था, वो बहुत जल्दी थक जा रहे थे और पूरा काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में उन्होंने एक प्लान बनाया, वो फील्ड के थ्रू आउट ऐसे करके खड़े हो गए। सपोज करो ये मेरी स्क्रीन जो पूरी है, ये पूरा क्या है, एक फील्ड है। तो वो अपनी फील्ड में क्रॉस करके, जैसा मैं डॉट बना रहा हूं ऐसे करके वो खड़े हो गए। दिख रहा है आपको डॉट? ठीक है। अब उसने क्या किया, पहले वाले बंदे ने ब्रिक उठाया, दूसरे वाले को दिया, दूसरे ने थर्ड वाले को दिया, थर्ड ने फोर्थ वाले को दिया, और ऐसे करते 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 दूसरे एंड पे आ गया। अब बताओ, एफर्ट कम हुआ, वर्क ज्यादा हुआ? वही काम थोड़ा यहां पे हो रहा है। ठीक है, लो एफर्ट देकर काम करवाया जा रहा है यहां से। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी जब ये सेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो अपना वो एक्स्ट्रा वाटर जो इसके अंदर आया है वो अगले वाले को डोनेट कर देगा। अब जब ये फिल हो जाएगा तो उसके आगे वाले को, ये फिल हो जाएगा उसके आगे वाले को, ऐसा करते करते थोड़ी हाइट तक के हर्बेशियस प्लांट में ये चीजें होती हैं। तो आप ये सोचो, इस सेल की टर्जिडिटी ने ही तो हेल्प किया फर्दर वाटर जाने के लिए, जिसकी वजह से रूट प्रेशर क्रिएट हुआ। बात समझ में आई? ठीक है, यानी रूट प्रेशर हेल्प्स टू प्रोवाइड वाटर टू द फर्दर सेल। ओके, अंडरस्टूड? एक चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज जो यहां पे बताया जा रहा है, यहां पर बताने का चीज क्या है, इसको एग्जांपल से समझ सकते हो जब आप पढ़ते हो टॉपिक सीड वाला। ठीक है, इसको कैसे पढ़ सकते हो, तो आप देखते हो कि यहां पर जब आपने सीड चैप्टर पढ़ा था उसमें जर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, जब जर्मिनेशन हो रहा था तो आप देख रहे थे सीड के अंदर वाटर जा रहा था। से यस और नो, है ना? कहां से जा रहा था? थ्रू जा रहा था, माइक्रोपाइल जा रहा था वाटर। एक लिमिट तक वाटर आने के बाद सेल इनलार्ज होगा। ठीक है, अब चूंकि बाहर की जो लेयर है वो टफ लेयर है, टेस्टा और टेगमेंट टफ लेयर होती है, तो ये कहां से बर्स्ट होगा? जहां से इसका सॉफ्ट पार्ट होगा। और सॉफ्ट पार्ट कहां होता है? यहां वाला पोर्शन। क्या नाम होता है इसको? पूरा इम्प्रूव होता है। इसका नाम क्या होता है? हाइलम। और यहां से बस्ट हुआ और यहां से एक रेडिकल बाहर आता है। यही तो था, जर्मिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अब ये सोचो, टर्जिडी की वजह से तो रेडिकल बाहर निकला, यस और नो? और इसी से बढ़ते हुए वो सॉइल से बाहर निकलता है, पुश करते हुए बाहर चला जाता है। समझे? यानी रूट प्रेशर भी क्रिएट करता है इस तरह से, और इस तरह से वो सॉइल से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है कि एक साधु था, वो क्या किया, उसने शाम को एक जगह पे जहां बैठा था उसने जमीन पे गड्ढा किया और एक उसमें वहां पे ग्राम के सीड रख दिए, और उसके ऊपर एक भगवान की मूर्ति आइडल रख दिया, और फिर मिट्टी में बंद कर दिया। ठीक है, और फिर उसने जाकर के जिस जगह पे था उसने वहां पे पूरा अनाउंस करवा दिया कि देखो मैं जा रहा हूँ भगवान की पूजा करने, और मैं मिट्टी में जो है वो जल समर्पित करूंगा, वाटर डालूंगा, और देखना धीरे धीरे भगवान खुद यहाँ प्रकट होंगे। ठीक है, तो लोगों ने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो फिर वहां पे बैठा और वहां पर धीरे धीरे वाटर डालना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो सीड है वो लिविंग होते हैं बेटा, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर जब एब्जॉर्ब करेंगे तो सीड का साइज बढ़ेगा, सीज का साइज बढ़ेगा तो धीरे 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 पुश करते हुए वो आइडल क्या हुई? जमीन से बाहर आ गई। हुआ ना? यस और नो? अब वो ऑब्वियस सी बात है, जिसने साइंस पढ़ा था उसने पकड़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा होता तो आज पूजा कर रहे होते वहां पर, है ना? बात समझे? बात समझ में आई? ये किसका एग्जांपल है? रूट प्रेशर और टर्जिडिटी का। यानी जब किसी लिविंग सेल के अंदर वाटर जाता है तो वो एक चीज को पुश करने के लिए एक प्रेशर भी क्रिएट करता है। तो चाहे वो वाटर के बेसिस समझो आप यहां पर, चाहे वो रेडिकल के बेसिस समझो चाहे यहां पर। बात समझ में आ गई? एनी इशू टू एनीवन? रूट प्रेशर बेटा दो तरीके से वर्क कर सकते हैं आप, एक तो वाटर के डिलीवरिंग के लिए और दूसरा ये रेडिकल को बाहर निकलने के लिए। भाई तभी तो सॉइल को पुश करते हुए बाहर निकलती है। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट, टर्गर प्रेशर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल। ये पॉइंट नंबर 3 है जो मैंने यहाँ आपको समझाया। टर्गर प्रेशर हेल्प वाटर मूविंग फ्रॉम सेल टू सेल, यही तो हो रहा है। अगर ये टर्जिडिटी ना होती तो क्या सेल एक से दूसरे सेल में वाटर भेजता? वो तो होल्ड कर लेता वहीं पर, है ना, तो स्टॉप हो जाता। तो पॉइंट नंबर 3 ये है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और दिया है आपकी बुक में, जिसको आप कर सकते हो टच मी नॉट वाले प्लांट पे। मिमोसा प्यूडिका सुना होगा आपने? ठीक है, टच मी नॉट प्लांट का दिया एग्जांपल कि उसके जो पेडिकल वाला पार्ट होता है, उसकी लीफ में लीफ के ये वाले पोर्शन में वाटर फिल हो जाता है। तो जैसे ही वाटर फिल होता है तो लीफ इरेक्ट होती है, इस तरह से मेरा हैंड दिख रहा है आपको, ये इरेक्ट होती है। और जैसे इस वाले पोर्शन से टर्जिडिटी यानी वाटर रिमूव होता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है और ये लीफ ऐसे गिर जाती है। बात समझे? आपके बुक में डायग्राम बना है, उसको देखो। पेडिकल जब इरेक्ट था तो लीफ इरेक्ट थी, पेडिकल जब सॉफ्ट हो गया तो लीफ नीचे की तरफ ड्रूप हो गई, ड्रूपिंग ऑफ लीफ। सुना है ना? ठीक है। एक्चुअली होता है क्या है बेटा, कुछ प्लांट्स में आप चैप्टर पढ़ोगे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का, तो इसमें आप पढ़ते हो बेटा कि ये टच सेंसिटिव होते हैं, इसको सिस्मोनेस्टी कहते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो टच सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे ही आप टच करते हो तो वैसे वो उनका शाई नेचर क्या करता है, वाटर को वहां से हटा देता है। तो वाटर जब पीछे चला जाता है तो जो ऊपर का पोर्शन है जो रिजिड था, वाटर की रिमूविंग की वजह से ड्रूप हो जाता है। बात समझे? और धीरे धीरे वो चीज वापस आती है तो वो फिर से वैसे इरेक्ट हो जाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। लास्ट एग्जांपल है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जब गार्ड सेल टर्जिड तो स्टोमा ओपन, गार्ड सेल फ्लैसिड तो स्टोमा क्लोज। समझे? बात समझ में आई? भाई ये गार्ड सेल ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने हैंड किया है, गार्ड सेल टर्जिड, गार्ड सेल टर्जिड होंगे तो बीच की ओपनिंग ऐसे खुल जाएगी, ये स्पेस खुल जाएगा। और गार्ड सेल फ्लैसिड तो ये स्पेस क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझ में आ गया? तो ये आपके यूजेस हैं टर्जिडिटी के। ठीक है, दीज आर द यूजेस ऑफ टर्जिडिटी। बात समझ में आई बेटा? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब आगे देखते हैं बेटा। कुछ फोर्सेस होती हैं बेटा जो वाटर को राइज करने में हेल्प करती हैं। आपको पता है जाइलम का फंक्शन है एसेंट ऑफ सैप। सैप आपको ऑलरेडी पता है, वाटर प्लस मिनरल, एंड एसेंट का मतलब राइजिंग। तो इसको हम समझ सकते हैं राइजिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कैसे कर सकता है बेटा? रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, कैपिलैरिटी एंड एडहेशन। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ थोड़ा सा मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, अभी आप समझेंगे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, रूट प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट टू पुश वाटर अपवर्ड इज नोन एज रूट प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट टू पुश वाटर अपवर्ड इज नोन एज रूट प्रेशर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रूट का एक सेल बहुत देर तक वाटर होल्ड नहीं कर सकता, कि वेट होता है ना उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, अपना वेट आगे वाले पे शिफ्ट करता है। उसका सेल और आगे वाले पे करते 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 कुछ डिस्टेंस तक ये वेट आगे शिफ्ट होता रहता है। तो इस तरीके से भी वाटर मूव करता है आगे प्लांट में। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? ठीक है, एक हो गया पुश, तो दूसरा क्या होता है, पुल। तो देखो, या तो वाटर नीचे से ऊपर पुश किया जाए और या तो वाटर ऊपर से पुल किया जाए। ठीक, दो चीजें। तो दूसरा पॉइंट है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एक्चुअली एक फोर्स होती है जो डेफिशिएंसी या स्कार्सिटी की वजह से होती है। अब जैसे मान लो हमने कुछ सेल्स अरेंज कर दिए इस टाइप से वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये टॉप, हाँ बच्चा। अर्पिता वॉइस लैग कर रही है आपकी, फिर से बोलिए जरा। रूट प्रेशर किसकी वजह से होता है? किसकी स्कैसिटी की वजह से होगा? बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, अभी ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, ये डायग्राम समझ लीजिए, ये टॉप मोस्ट सेल है और ये रूट का सेल है। ठीक है,
तो जो टॉप मोस्ट सेल है जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, यहां से वाटर बाहर निकाल दिया गया थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर यहां से रिमूव हो गया बेटा। ठीक है, तो अब इस सेल में क्या हो गई, एक स्कैर्सिटी जनरेट हुई, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, क्या जनरेट होगा, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी डिमांड ऑफ वाटर जनरेट हो गया। अब मान लो मैं टॉप मोस्ट पे बैठा हूं, अगर कोई, आप इस तरह से ऑफिस की तरह मान लीजिए कि अगर ऑफिस में टॉप मोस्ट सीनियर जो पर्सन होगा यहाँ पे जो बैठा है, अगर उसको किसी चीज की डिमांड होगी, ठीक है, कोई चीज स्कैर्सिटी होगी, किसी चीज की नीड होगी, तो वो किसके पास जाएगा, नीचे पोस्ट वाले लोगों के पास। सबके पास, सबके पास नहीं, नियरेस्ट लो लेवल। क्या यानी इनकी डिमांड जाएगी इसके ऊपर, लाइए भाई मेरा वाटर खत्म हो गया, आप दीजिए, इनके पास डिमांड गई। ठीक है, अब इनके पास भी वाटर नहीं है, अब किसके पास जाएगा, तो नीचे वाले के पास। उसके बाद, सर उसके बाद, उसके बाद, तो अब अल्टीमेटली डिमांड पहुंची किसके पास, रूट के पास। तो रूट ने फटाफट वाटर भरा और ट्रांसपोर्ट कर दिया इसको, इसने, और इसने फिर बाहर निकाल दिया। समझ में आया, यानी एक डिमांड जनरेट होती है, स्कार्सिटी की वजह से डिमांड जनरेट होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ये सेल बहुत देर तक श्रिंकेज कंडीशन पे नहीं रह सकता, क्योंकि मर जाएगा ना, साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा ना उसका, स्कार्सिटी ऑफ वाटर की वजह से। तो वो डिमांड जनरेट करता है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे वाटर देना पड़ेगा आपको, तो ये डिमांड उसके नियरेस्ट सेल के पास जाती है। तो चूंकि अब ये ऊपर से वाटर खींच रहा है, प्रेशर लगा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, जो स्मॉल हाइट प्लांट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन टॉल हाइट प्लांट्स जैसे यूकलिप्टस हो गया, देवदार हो गया आपका, ठीक है, रेडवुड सिकोया हो गया, उनके लिए ये होता है। ठीक है, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है उनके लिए फिर पुल वाला प्रेशर लगता है, ट्रांसपिरेशन पुल लगता है उनके लिए। समझे, वो रूट प्रेशर उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो तो थोड़ी डिस्टेंस तक ले जा पाएंगी ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर इसमें भी रेंज होती है। हाँ बेटा, प्लांट में रेंज होती है, ऑब्वियस सी बात, आप खुद सोचो, अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर राइज करना है ना, कोई मोटर या कोई सबमर्सिबल तो लगा नहीं है ना, यस और नो। यस तो सर। नॉर्मली प्लांट अगर हॉरिजॉन्टल होता चलो मान सकते थे, जा सकता है, लेकिन प्लांट तो वर्टिकल होता है ना, और अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर जाना तो फोर्सेस लगती हैं। और ये चीजें जानते हो किसने पता किया था, एक साइंटिस्ट थे जे सी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, और बोस या बसु करके नाम होता है उनका, जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं उनको। तो ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था प्लांट आर ऑल्सो लिविंग। ठीक है, प्लांट आर ऑल्सो लिविंग एंड दे डिमांड वाटर एंड दीज फोर्सेस आर एप्लीकेबल फॉर दिस द मूवमेंट। ओके, उन्होंने बताया था ये चीज, बात समझ में आ गई। यस सर। ओके, हाँ बच्चा। पर लास्ट स्लाइड पे एक इंसेक्टिवोरस करके प्लांट था, तो सर उसका मतलब फंक्शन क्या होता है जो इस टाइप के प्लांट्स होते बेटा इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो होते हैं वही कहते हैं ना कि टच सेंसिटिव होते हैं ये लोग। ठीक है, ये सिस्मोनेस्टी में ज्यादा समझ में आएगा आपको जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अभी यहाँ पे जो टर्जिटी वाला पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि अगर सेल का एक शेप बना है तो इसका मतलब उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, अगर फ्लूइड रिमूव कर दी जाएगी तो उसका शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एज सच लाइक बलून से एयर निकाल दीजिए, बलून का शेप चेंज हो जाएगा, बलून में एयर डाल दीजिए, बलून का शेप आ जाएगा, ज्यादा एयर डाल दीजिए, स्पेस और बढ़ जाएगा उसके अंदर, हो सकता है बस्ट हो जाए। ठीक है, बात समझे। हैं। ओके, थर्ड एक फोर्स होती है बेटा कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी एक फोर्स होती है बेटा, वो इस तरह समझ में आएगा कि एक आपकी ट्यूब होती है, इसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, स्पेशली फिजिक्स में इसको पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट क्लास होगी, सर से पूछना कैपिलरी क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, कैपिलरी ट्यूब एक फाइन ट्यूब होती है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है और जिसकी वजह से वाटर बहुत हाइट तक के इजिली राइज कर सकता है। ठीक है, कैपिलरी फोर्स एक फोर्स जनरेट होती है ड्यू टू नैरो डायमीटर, नैरोवेस्ट डायमीटर। ठीक है, जाइलम के जितने भी आपके वेजल्स होते हैं, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम के जितने भी सेल्स होते हैं वो इतने फाइन नेटवर्क, इतने फाइन डायमीटर के होते हैं कि ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है और वो वाटर इजिली ऊपर राइज करता है। इसका एग्जांपल फिजिक्स में आपको दिया गया था, लाइक पुराने टाइम पे हम लोग यूज करते थे
लैंप यूज करते थे, उसमें कैरोसिन में बहुत से बड़ा सा एक क्लोथ कपड़ा लगा देते थे और कैरोसिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता था, तो उस फोर्स को कैपिलरी फोर्स कहते थे। एक्चुअली देखते होगे कि क्लोथ के बीच में बहुत फाइन फाइबर्स होते हैं। अगर आपने क्लोथ को अपने आईज के पास से करके देखा हो तो आपने इस तरह से देखा होगा, उसमें यस सर, इस तरह के उसमें फाइन फाइबर्स होते हैं, देखा है इस तरह से। यस सर, तो ये बिल्कुल लैडर की तरह काम करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल चढ़ते हुए चले जाते हैं, इससे ऊपर करके ऐसे करके चढ़ते चले जाते हैं, समझे। ये स्पेशली आपको लैंप में, या आप जो पूजा के लिए यूज करते हो, या जो दिवाली में दिया यूज करते हो, देखा होगा कॉटन के एक लंबा सा डाल देते हैं, नीचे ऑयल होता है, वो धीरे धीरे राइज करता रहता है, और जब तक ऑयल चढ़ता रहता है तक उस कॉटन की जो लगी होती है उसको कुछ नहीं होता। जब ऑयल खत्म हो जाता है, लास्ट ड्रॉप होती है, तब वो जलना शुरू होती है। ठीक है, बात समझे। आप इसको नॉर्मली उससे भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल के कीजिएगा। आप कॉटन लीजिए, आजकल आपके पास वो सैनिटाइजर होते होंगे अल्कोहल वाले, आप उस पर स्प्रे कर दीजिए, उसको मैच स्टिक से जलाइए, तो जब तक उसमें आपका वो रहेगा अल्कोहल वाला पार्ट, तब तक कॉटन वाइट रहेगी, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा कॉटन ब्लैक हो जाएगी, मतलब फिर कॉटन जलना शुरू होती है। बात समझे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक फ्यूल रहता है तब तक फ्यूल बर्न होता है, नहीं तो फिर जो सब्सटेंस है वो जलना शुरू होगा जिसके साथ लगा हुआ है वो। ओके, तो कैपिलरिटी एक फोर्स जनरेट होती है बेटा ड्यू टू नैरोअर डायमीटर, जितना कम डायमीटर उतना हाइट तक वाटर का मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है एडहेशन। एडहेशन वर्ड आपने मेनली पढ़ा होगा, एडहेसिव जो आपके ग्लूज होते हैं, है ना, एडहेसिव ग्लूज सुना होगा आपने। एक्चुअली फिजिक्स में आपकी चीजें बताई जाती हैं, एडहेशन एंड कोहेजन, दो फोर्सेस काम करती हैं बेटा, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको बताता हूं। एक फोर्स होती है आपकी कोहेसिव फोर्स और एक फोर्स होती है आपकी एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, हाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट या डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं एडहेसिव या एडहेशन। और अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं आप कोहेजन। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, कोहेजन। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग काफी बार देखे हैं कि अगर आपने एक ग्लास वाटर लिया है, ठीक है, इस ग्लास में जो आपने वाटर फिल किया है और आप इसको टिल्ट करके गिराने की कोशिश करते हो, आप कितना भी गिराओ कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर इस सरफेस पे अटैच रह ही जाता है, पूरा ग्लास खाली नहीं होता। देखा है? अगर आप टिल्ट करते हो, ऐसे करके रख भी दो, तो कुछ टाइम तक देखोगे कुछ ड्रॉप वाटर उसके सरफेस पे रह जाता है। तो ये बताता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स जो था वो ओवरकम कर दिया गया एडहेसिव फोर्स से। ठीक है भाई, वाटर का मॉलिक्यूल और ग्लास का मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, वाटर और ग्लास में जो अट्रैक्शन होगा वो कौन सा अट्रैक्शन होगा? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, यानी वाटर का ग्लास से जो एडहेशन था वो इतना स्ट्रांग था कि वाटर ने कहा जो अगले वाले वाटर मॉलिक्यूल थे तुम जाओ, मैं इनके साथ रहूंगा, जो उसके कांटेक्ट में थे, है कि नहीं भाई। जो सरफेस के कांटेक्ट में ये वाले जो मॉलिक्यूल रहे होंगे, इन्होंने बाकी वालों से कहा भाई तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा, इसने अपने वाले लोगों को छोड़ दिया। यानी एडहेसिव फोर्स is stronger than cohesive force in the case of water and glass. Yes or no? Yes sir. ठीक है, बट इसका एग्जांपल दूसरा देखो, थर्मामीटर होता होगा, आपने देखा होगा आपके पास, जिसमें मरकरी रहती है, डिजिटल वाला नहीं। Yes. कभी उसको फोड़ के देखो, ऐसे करके जब आप फोड़ोगे तो उसकी पूरी मरकरी बाहर आ जाती है, वो Yes. ग्लास के सरफेस पे नहीं चिपकती। Yes, sir. कभी देखा चिपकती हो? No, sir, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है किससे? उसके एडहेसिव फोर्स से। आप जनरली इसको देखते भी होगे कि आप ग्लास में भी जब वाटर को रखते होगे और जब उसको टिल्ट करते होगे तो पूरी की पूरी मरकरी बाहर आ जाएगी, ग्लास की सरफेस पे एक ड्रॉप मरकरी नहीं मिलेगी। तो इसी से एक चैप्टर बनता है क्लास 11th में आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, तो जब आप इसके लिए आपको जनरल चीज अगर बताऊं आपको, कि जब आप ग्लास में वाटर फिल करते हो तो वाटर जो है इस तरह से अटैच होता है, इस तरह से जाता है।
ठीक है, ताकि मैक्सिमम सरफेस से वाटर ग्लास की जो है लेयर से अटैच हो सके, तो इस तरह से शेप बनता है। यानी इसीलिए वाटर एक कॉनकेव मिरर बनाता है। वाटर कैसा मिरर बनाता है अपने सरफेस के साथ? कॉनकेव मिरर, ठीक है। जबकि जब मरकरी फिल की जाती है ग्लास में, तो वो अपने सरफेस को अपने जो साथ वाले लोग हैं उनकी तरह ज्यादा अटैच होने की कोशिश करती है, तो वो ऐसा सरफेस बनाती है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बात समझे? अगर कोई पूछे आपसे इन जनरल कि वाटर के अंदर चीजें जाने पर बड़ी क्यों दिखाई पड़ती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, आप जैसे देखते होगे कि आप बकेट में कॉइन डाल दो तो वो थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, बड़ा दिखाई पड़ता है, है कि नहीं? तो वो इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो ये सरफेस है ना बेटा, ये सरफेस ने एक लेंस मिरर बना रखा है। कौन सा? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर क्यों बना है? क्योंकि सोचो, अगर ग्लास में वाटर ऐसे भरा होता है, जस्ट अ मिनट, ग्लास में अगर वाटर ऐसे भरा होता, ठीक है, ऐसे भरा होता, तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स चढ़ने की वजह से यहां पे आ जाते हैं, इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स चाहते हैं ग्लास के सरफेस को टच करें। ठीक है, ग्लास के सरफेस को टच करें, इसी वजह से ये शेप इसका ऐसा हो जाता है। समझ में आया? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स चाहते हैं ग्लास के सरफेस को टच करना, इस वजह से इसका शेप जो होता है ऐसा हो जाता है लास्ट में। बात समझ में आई बेटा? तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडहेशन, यानी जिस कैपिलरी के अंदर या जिस डक्ट के अंदर वाटर रन कर रहा है, तो उसकी सरफेस से अट्रैक्ट होता हुआ वाटर मॉलिक्यूल इजीली ऊपर राइज करता रहता है। बात समझ में आया? सर सरफेस अट्रैक्शन है ना इसकी, इस वजह से वाटर ऊपर राइज करता है। हाँ बेटा बताइए। सर ये जो एडहेशन है सर, ये उस पे डिपेंड करेगा वाटर पे, या जो उसके डिफरेंट सरफेस पे, पे? डिफरेंट सरफेस पे बेटा। मैंने बताया ना, अडहेशन इज अ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल और जिस सरफेस के साथ चल रहा है उनके साथ में होगा ना अट्रैक्शन। यानी ये वाटर मॉलिक्यूल का इस वाटर मॉलिक्यूल से कोई मैटर नहीं है। मतलब सपोज करो ये दो ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किससे मान रहा है पता है? ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में, मतलब इस पे रोल ऑन होते हुए आगे चल रहा है। बात समझे? यानी ये इसको नहीं सर, पुल मान कर रहा है। लीजिए इसमें मरकरी जाता है तो भी होता है सर? नहीं, मरकरी ज्यादा तो वो स्टक हो जाता है इस जगह पर। तो सर मतलब वो सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रहा है जो उसकी कैपिलरी है? कैपिलरी उस पर डिपेंड कर रहा है, हाँ। ठीक है, वहां Yes. पर एडहेशन फोर्स का नाम इसीलिए दिया गया है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होगा। ठीक है, बात समझे? यानी ये एक वाटर का Yes. मॉलिक्यूल दूसरे वाटर Yes, के sir. मॉलिक्यूल को पुल नहीं कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. ओके। सो दैट मच इज योर चैप्टर। इसके अलावा जो हम लोग और डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जांपल्स अभी प्रियाक ने बोला तो मैं डिस्कस करूंगा। तो इतना ही चैप्टर है, ठीक है? सर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे बेटा, जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, ये चीजें इतनी हैं, ठीक है, ओके।